अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। इस न्यूज़ बुलेटिन में आइए नज़र डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों पर। इसराइल और हमास के दरमियान जारी जंग का आज 21वां दिन है। टाइम्स ऑफ इसराइल के मुताबिक इसराइली डिफेंस फोर्स का कहना है कि हमास का मरकजी ऑपरेशन बेस गाजा के सबसे बड़े अस्पताल अल शिफा अस्पताल के नीचे है। IDF ने इससे मुतालिक सैटेलाइट इमेजेस जारी किए हैं। उधर अक़वाम मुत्तहिदा का कहना है कि गाजा को उतनी मदद नहीं दी जा रही है जितनी उसे दरकार है। गाजा का गला घोंट दिया जा रहा है। अब तक सिर्फ 84 ट्रक इमदादी सामान लेकर पहुंचे हैं। वहां रहने वाले 23 लाख लोगों के लिए ये बहुत कम है। यहाँ आलमी इदारे सेहत ने कहा कि गाजा के अस्पतालों में ईंधन की किल्लत है। वहाँ 12 बड़े अस्पतालों को रोजाना 94,000 लीटर ईंधन की ज़रूरत होती है। ईंधन की कमी के बायस लोगों का इलाज करना मुश्किल हो रहा है। हज़ारों मरीज डायलिसिस से गुजर रहे हैं और 130 बच्चे क़ब्ल अज़ वक्त पैदा होने वाले हैं। उन्हें फौरी इलाज की ज़रूरत है। गाजा में इसराइल हमास जंग में तकरीबन 7,000 लोगों के मारे जाने पर कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी वाड्रा ने जुमे को कहा कि ऐसा कोई बैनुल अक़वामी कानून नहीं है जिसकी खिलाफ वर्जी ना की गई हो, और पूछा कि इंसानियत कब बेदार होगी। एक्स पर हिंदी में एक पोस्ट में प्रियंका गांधी ने कहा कि गाजा में 7,000 लोगों की हलाकत के बाद भी खूनरेजी और तशद्दुद नहीं रुका। उन 7,000 अफराद में से 3,000 मासूम बच्चे थे। उन्होंने जोर देकर कहा कि ऐसा कोई बैनुल अक़वामी कानून नहीं है जिसकी खिलाफ वर्जी ना की जा रही हो। कांग्रेस लीडर ने कहा कि ऐसा कोई विखार नहीं है जिसकी खिलाफ वर्जी ना की गई हो। कोई उसूल ऐसा नहीं है जिसकी खिलाफ वर्जी ना की गई हो। प्रियंका गांधी ने सवाल किया कि इंसानियत कब बेदार होगी। इतनी जानें गंवाने के बाद, इतने बच्चों की कुर्बानी देने के बाद क्या इंसान होने का शऊर बाकी रह गया है? क्या ये कभी मौजूद था? वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि हुकूमत टेक्नोलॉजी के मैदान में पेशरफ्त कर रही है और भारत को 6G टेक्नोलॉजी के एक मुल्क के तौर पर इसे काम देने की तरफ पेशकदमी की जा रही है। नई दिल्ली में आज 7वें इंडियन मोबाइल कांग्रेस 2023 का इफ्तिताह करते हुए मोदी ने कहा कि हुकूमत ने 5G कनेक्टिविटी हर शहरी को फराहम करने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि मुल्क में 5G के 4 टेक्नोलॉजी शुरू हुए थे, उसके बाद से लाखों कनेक्शंस कायम किए जा चुके हैं। यूनिकॉर्न्स की सेंचुरी लगाई है और हम दुनिया के टॉप 3 स्टार्टअप इकोसिस्टम में से एक बने हैं। दो 2014 में हमारे पास, मैं 2014 क्यों कह रहा हूं पता है ना? वो तारीख नहीं है, एक बदलाव है। दो 2014 के पहले भारत के पास कुछ 100 स्टार्टअप थे, कुछ 100, लेकिन अब ये संख्या 1 लाख के आसपास पहुंच गई है। ये भी बेहद अच्छा है कि स्टार्टअप को मेंटर और एनकरेज करने के लिए इंडिया मोबाइल कांग्रेस ने एस्पायर प्रोग्राम की शुरुआत की है। मुझे विश्वास है कि आपका एक कदम भारत के युवाओं की बहुत मदद करेगा। लेकिन साथियों, इस पड़ाव पर हमें ये भी याद रखना होगा कि हम कितना दूर आए हैं और इतना दूर किन परिस्थितियों के बाद आए हैं। आप 10-12 साल पहले के मोबाइल फोन्स को याद करिए। तब आउटडेटेड फोन की स्क्रीन घड़ी घड़ी हैंग हो जाती थी। ऐसा ही होता था ना? जरा बताइए ना।
चाहे आप स्क्रीन को कितना भी स्वाइप कर लें, चाहे जितने भी बटन दबा लें, असर कुछ होता ही नहीं था। बराबर है ना? और ऐसी ही स्थिति उस समय सरकार की भी थी। वज़ीर दाखिला अमित शाह ने कहा कि नया फौजदारी इंसाफ निज़ाम बहुत जल्द नाफिज हो जाएगा। उन्होंने कहा कि निज़ाम पार्लिमानी कमेटी के ज़ेर गौर है और उम्मीद है कि जल्द ही मंजूर हो जाएगा। ये बताते हुए कि लोगों के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बेहतर फौजदारी तरीक़ेकार ज़ब्ती और IPC ताज़ीरात हिंद मुतल्लिक़ा कानून को एक निज़ाम के तहत लाया जा रहा है। हैदराबाद में सरदार वल्लभ भाई पटेल नेशनल पुलिस एकेडमी में पासिंग आउट परेड का मुआयना करने के बाद इंडियन पुलिस सर्विस के ज़ेर तरबियत अफसरान के 75वें बैच से खिताब करते हुए अमित शाह ने कहा कि वो आइन की रूह को समझे और इंसानी चेहरे के साथ उनकी खिदमत करने के लिए आम आदमी के तई हमदर्द बने। उन्होंने एकेडमी में बुनियादी तरबियत मुकम्मल करने वाले IPS ज़ेर तरबियत अफसरान से कहा कि जब नया फौजदारी इंसाफ निज़ाम नाफिज हो तो वो उसमें कलीदी किरदार अदा करे। जब सेवा में आपका प्रथम पैर रखेंगे यहां से निकलकर, तब देश एक नए युग की ओर जाने की शुरुआत कर चुका है। अंग्रेजों के समय से 1850 के आसपास बने हुए तीनों कानून जो हमारी क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का चालक बल है, CRPC, IPC और एविडेंस एक्ट, ये तीनों कानूनों में आमूलचूल परिवर्तन कर सरकार ने 3 नए कानून देश की संसद के सामने रखे हैं। अभी गृह विभाग की संसदीय समिति इसका अध्ययन कर रही है। कुछ ही समय में ये कानून पारित हो जाएंगे और ये कानून के आधार पर हमारी नई क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम की शुरुआत होगी। मित्रों, जब आप जिम्मेदारी संभालने जा रहे हो, ये युग परिवर्तन का दौर, अंग्रेजों के समय में बने हुए कानून के युग को समाप्त कर भारत नए विश्वास, नई आशा, नए उमंग के साथ नए युग में पैर रख रहा है। पुराने कानूनों का उद्देश्य शासन को सुरक्षित रखना था, नए कानूनों का उद्देश्य जनता के अधिकारों को सुरक्षित रखना और जनता के अधिकारों को जनता तक पहुंचने में रोकने वाली सभी ताकतों को परास्त करना है। ये मूलभूत अंतर के साथ ये तीनों कानून जब आप प्रशिक्षु से अधिकारी बनकर जाएंगे तब आपके हाथ में होंगे। आपको क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के युग परिवर्तन के दौर में नेतृत्व करने का मौका मिला है। मैं मानता हूं आप सबसे भाग्यशाली बैच है जो नए कानूनों के साथ देश की आंतरिक सुरक्षा को संभालने की शुरुआत करेंगे। आप इन कानूनों के क्रियान्वयन में सबसे पहली पंक्ति में शामिल होंगे, क्योंकि कुछ ही समय में आपका पोस्टिंग डिस्ट्रिक्ट के अफसर के रूप में होगा। तो जमीनी स्तर पर इसके इम्प्लीमेंटेशन में आपकी सबसे पहली जिम्मेदारी होगी। आपकी जिम्मेदारी है इन कानूनों को लेटर एंड स्पिरिट में लागू करना। इन कानूनों की स्पिरिट को ढंग से समझकर जनता को उससे सुरक्षित भी करना है और उससे उनके अधिकारों की रक्षा भी करना है। नए प्रावधानों में टेररिज्म की नई व्याख्या की है, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम की नई व्याख्या। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने सूर्यापेट में मुनक्किद प्रजा गर्जना सभा में ऐलान किया कि अगर तेलंगाना में बीजेपी इख्तिदार में आती है तो वजीर आला पसमानदा तबके से होगा। मीटिंग में खिताब करते हुए अमित शाह ने कहा कि बीजेपी गरीबों की पार्टी है। कांग्रेस और BRS दोनों पार्टियों को खानदानी पार्टियों के तौर पर जाना जाता है। अमित शाह ने कहा कि KCR का मकसद KTR को वज़ीर आला बनाना है और सोनिया गांधी की जिंदगी का मकसद राहुल गांधी को वज़ीर आज़म बनाना है। उन दोनों जमातों ने पसमानदा तबकात की बहबूद के लिए कोई काम नहीं किया। उन्होंने कहा कि अगर बीजेपी इख्तिदार में आती है तो तेलंगाना को एक पसमानदा तबके से ताल्लुक़ रखने वाला वज़ीर आला मिलेगा। भगवान शिव को प्रणाम कर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। पिल्लाल मर्री में हजारों साल पुराने श्री चन्ना केशव मंदिर में विराजमान सभी देवी देवताओं को प्रणाम कर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। भाई और बहनों,
30 तारीख को तेलंगाना का चुनाव, मैं आज तेलंगाना की जनता को बताने आया हूं, तेलंगाना का भला ना टीआरएस कर सकती है ना कांग्रेस कर सकती है। तेलंगाना को संपूर्ण विकसित राष्ट्र केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कर सकते हैं। మిత్రులారా, సూర్యాపేట ఉన్నటువంటి శివమందిరంలో प्रोविजन कर बैकवर्ड क्लास को संवैधानिक दर्जा देने का काम नरेंद्र मोदी जी ने दिया है। బీసీల సంక్షేమం కోసం దేశ ప్రధానమంత్రి స్వాతంత్ర్యం వచ్చిన తర్వాత మొదటిసారి ఈరోజు బీసీ కమిషన్ రాజ్యాంగబద్ధంగా అన్ని అధికారాలు ఇచ్చి బీసీల హక్కుల కాపాడడం కోసం చేశారు। और मैं आज तेलंगाना की जनता को कहना चाहता हूं, आप भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद दीजिए, भाजपा की सरकार बनाइए, भाजपा का अगला तेलंगाना का मुख्यमंत्री बैकवर्ड कास्ट से होगा, ये हमने तय किया है। ప్రజలారా, భారతీయ జనతా పార్టీని ఆశీర్వదించండి। भगवान शिव को प्रणाम। चीफ मिनिस्टर व सदर बीआरएस के चंद्रशेखर राव ने कहा कि कांग्रेस के कायदीन शॉर्टकट तरीके से कामयाबी हासिल करते हुए इख्तिदार हासिल करने का ख्वाब देख रहे हैं। इसके लिए ये कायदीन हुकूमत को बदनाम करने के लिए झूठा प्रोपेगेंडा भी कर रहे हैं। वरंगल जिले के वर्धनापेट असेंबली हल्के में बीआरएस के जलसे आम से खिताब करते हुए चीफ मिनिस्टर ने कांग्रेस को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि तेलंगाना की तश्कील का ऐलान करने यही कांग्रेस पार्टी ने यहाँ के अवाम को काफी सताया था। आखिर में उनके मरण व्रत से परेशान होकर कांग्रेस पार्टी ने तेलंगाना का ऐलान किया। तेलंगाना को हासिल करने के लिए उन्होंने 15 साल तक पुरअमन तौर पर तहरीक चलाई थी। तेलंगाना की तश्कील के बाद यहाँ के अवाम ने कांग्रेस को पहले इंतखाबात में ही मुस्तरद कर दिया और दूसरे इंतखाबात में भी अवाम ने कांग्रेस को मुस्तरद कर दिया था और उन्हें यकीन है कि इस मरतबा भी अवाम शिद्दत से कांग्रेस को मुस्तरद कर देगी और बीआरएस पार्टी को भारी अक्सरियत से कामयाब बनाएगी। ఇలా వ్యవసాయ రంగం, రైతాంగం ఖచ్చితంగా స్థిరీకరణ జరగాలని, రైతు సంక్షేమం జరగాలని మనం పట్టుదలతో నిర్ణయాలు తీసుకున్నాం। అది ఆషామాషిగా పెట్టిన స్కీమ్ కాదు। నేను రైతు బంధు స్కీమ్ పెడితే ప్రముఖ పర్యావరణవేత్త, వ్యవసాయవేత్త స్వామినాథన్ గారు ప్రశంస చేసినారు। బేస్ శబాష్ చంద్రశేఖర్ బాగా చేసినామని చెప్పినారు। అట్లనే యుఎన్ఓ, యునైటెడ్ నేషన్స్ ఆర్గనైజేషన్, ప్రపంచ దేశాలకు నాయకత్వం వహించే సంస్థ బేసైన పథకం ఇది ప్రపంచంలో ఎక్కడ లేదు, తెలంగాణ ప్రభుత్వం బాగా చేసిందని మనకు కితాబ్ ఇచ్చింది, మనకు పొగడ్తలు ఇచ్చింది। తద్వారా ఏం జరిగింది, భక్త రామదాస్ వచ్చిన తర్వాత, పెట్టుబడికి రైతు బంధు వచ్చిన తర్వాత, రైతు బీమా కూడా రైతుకు ఒక ధీమా వచ్చిన తర్వాత, 24 గంటల ఉచిత కరెంట్ వచ్చిన తర్వాత ఇలా ఏమైంది, మొత్తం పరిస్థితి తారుమారైంది। బ్రహ్మాండంగా రైతుల ముఖాలు తెల్లబడతా ఉన్నాయి, అప్పులన్నీ తేలిపోతా ఉన్నాయి, బ్యాంక్ లోన్ తీసుకునే అవసరం లేకుండా ఉంది। మునుపటి రోజులలో 2 ఎరువు బస్తాలు కావాలంటే ఎవడైతే మనకి ఇచ్చాడో మళ్ళీ వానికే తిరిగి ధాన్యం పోయటం, వాడు అడిగిన ధరకి ఇవ్వటం, ఇవన్నీ కూడా ఉండేది। కానీ రైతు స్థిరీకరణ జరగాలి, వ్యవసాయ స్థిరీకరణ జరగాలని పట్టుబట్టి, నేను కూడా ఒక రైతు బిడ్డను కాబట్టి, ఒక కాపునే కాబట్టి, వ్యవసాయం బాధ నాకు తెలుసు కాబట్టి, రైతుల బాధలు నాకు తెలుసు కాబట్టి పట్టుబట్టి రైతు బంధును అమలు చేసినాం। రైతు బంధు మొదలు ఎక్కడ। बीआरएस के कारगुजार सदर व वजीर के.टी. रामाराव ने कहा कि चंद कायदीन इंतखाबात के दौरान वोट हासिल करने के लिए जात पात और मजहब का नाम लेते हैं। के.टी.आर. ने कहा कि मजहब जात पात के नाम पर नहीं बल्कि अखलाक की बुनियाद पर वोट देना चाहिए। उन्होंने कहा कि तरक्की मेरी जात, फलाह मेरा मजहब है। उन्होंने कहा कि आवाम को किसी भी उम्मीदवार के हक में तभी वोट देना चाहिए जब वो समझते हैं कि उनका उम्मीदवार काम करने वाला है। वजीर के.टी.आर. ने सिलसिला टाउन में बीआरएस पार्टी के नौजवानों के इजलास से खिताब करते हुए ये बात कही। इस इजलास में नौजवानों और बीआरएस यूथ कायदीन की बड़ी तादाद ने शिरकत की। కంటే పవర్ఫుల్ గా అదే సోషల్ మీడియాను వాళ్ళ మీద వాడదామని చెప్పి మీ అందరూ కూడా విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాం। దానికి చేయవలసింది వేరే కాదు, వేరే ఏదేదో కాదు, చేయవలసింది ఒకటే। 2014కు ముందు మన సిరిసిల్ల ఎట్లా ఉండే,
ఈ రోజు ఎట్లా ఉన్నది ఆ ఫోటోలు దొరికితే మీకు 2014లో తంగలపల్లి బ్రిడ్జ్ ఎట్లుండి దాని కింద నీళ్ళు ఎట్లుండే ఇవాళ ఎట్లున్నదో మీకు చెప్తుంది. 2014లో మన సిరిసిల్ల రోడ్లు ఎట్లుండే ఇవాళ ఎట్లున్నదో ఆ ఫోటోలు కూడా మీకు దొరుకుతాయి. ఆ రోజు అంబేద్కర్ జంక్షన్ ఎట్లుండే మీ దగ్గర ఫోటో ఉంటుంది. ఆ రోజు గాంధీ జంక్షన్ ఎట్లుండే మీ దగ్గర బ్రహ్మాండంగా ఫోటోలు దొరుకుతాయి పాతాయి. ఈ రోజు నేతన్న జంక్షన్ ఎట్లున్నది ఆ రోజు ఎట్లుండే బైపాస్ రోడ్డు అన్నాడు ఎట్లా ఉన్నాయి ఇవాళ ఎట్లయింది కొత్త కొత్త కాలేజీలు ఎట్లా వచ్చాయి కొత్తగా ఎన్ని డెవలప్మెంట్స్ వచ్చినాయి ఇవన్నీ కూడా మీరు చేయవలసిందల్లా ఒకటే అక్కడికి పోయి అక్కడే నిల్చొని అవసరమైతే సెల్ఫీ దిగుతారా ఒక ఇన్స్టా రీల్ చేస్తారా ఏం చేయగలిగితే మీకు ఎంత శక్తి ఉంటే ఆ శక్తి చూపెట్టాలి 10 మందికి తెలియజెప్పాలని చెప్పి నేను కోరుతా ఉన్నాను. ఇవాళ ఎట్లా ఉన్న సిరిసిల్ల ఇట్లా అయిందో మీ కళ్ళ ముంగటే మీకే కనబడుతున్నది. ఒకనాడు సిరిసిల్ల అంటే ఉరిసిల్లగా बीआरएस के कारगुजार सदर केटी रामाराव ने किसानों से मुखातिब करते हुए किए गए एक ट्वीट में कहा कि वो इस बात का फैसला करें कि 6 दहाइयों तक हमें मुश्किलात से दो चार करने वाली कांग्रेस चाहिए या फिर रियासत को सरसब्ज और शादाब बनाने वाले चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव चाहिए। उन्होंने अपने ट्विटर पैगाम में किसानों को मशवरा दिया कि वो इस बात पर गौर करें कि उन्हें रियासती हुकूमत की जानिब से किसानों के लिए नाफिजुल अमल फलाही स्कीमात चाहिए या फिर गुज़िश्ता 60 साल से तेलंगाना की ज़राअत को नुकसान पहुंचाने वाली कांग्रेस चाहिए। वो उन तमाम बातों पर गौर करते हुए फैसला करें। केटीआर ने अपने ट्विटर पैगाम में लिखा कि हमें क्या चाहिए किसान खुद गौर करें। केसीआर की जानिब से दी जाने वाली 24 घंटे मुफ्त बरखी सरबराही चाहिए या कर्नाटक की तर्ज पर कांग्रेस की जानिब से दी जाने वाली 5 घंटे बरखी सरबराही चाहिए या फिर जैसा कि तेलंगाना के कांग्रेस के सदर ने कहा कि 3 घंटे बरखी चाहिए। रियासती वजीर हरीश राव ने लोगों से कहा कि वो अपनी आंखों के सामने तरक्की पर यकीन करने के बजाय फलाह बहबूद की बात करें जो अपोजिशन कांग्रेस और बीजेपी की हुकूमत वाली रियासतों में नजर नहीं आती। जुम्मे को मुनक़िदा बीआरएस की इब्राहिमपट्टनम हल्के बूथ कमेटियों की मीटिंग से खिताब करते हुए हरीश राव ने लोगों को झूठे प्रोपेगेंडे से खबरदार किया क्योंकि उसमें हक़ाइक़ के मुकाबले तेज़ी से फैलने की सलाहियत है क्योंकि 2 अपोजिशन पार्टियां गोबल्स की तरफ से हासिल करदा तरक्की के खिलाफ मुहिम चलाने में मसरूफ़ थी। 9 साल से ज़्यादा की बीआरएस हुकूमत है। उन्होंने पड़ोसी रियासत कर्नाटका के लोगों और किसानों की हालत ज़ार का हवाला दिया जहां उन्होंने कहा कि लोगों ने बीजेपी की हुक्मरानी से परेशान होने के बाद कांग्रेस के झूठे वादों पर यकीन किया लेकिन उनकी सूरत हाल फ्राइंग पैन से आग में जलने जैसी थी जैसा कि खुद उस रियासत के वज़ीर आला ने हाल ही में बाज़ाब्ता तौर पर ऐलान किया था। बीआरएस लीडर डॉक्टर दास सजू श्रावण ने तेलंगाना पीसीसी सदर रेवंत रेड्डी की जानिब से रियासत में आज़ादी मसावत और जमहूरियत को बहाल करने के लिए कांग्रेस को इख्तियार में लाने की अपील को मज़हका क़ैद करार दिया और कहा कि रेवंत रेड्डी के उस बयान से रोना या हंसना समझ में नहीं आ रहा है क्योंकि रेवंत रेड्डी को रियासत में जो आज़ादी मसावत और जमहूरियत हासिल है शायद किसी और को हासिल नहीं है क्योंकि रेवंत रेड्डी की जानिब से चंद्रशेखर राव हुकूमत को गिराने की साजिश करने के दौरान रकम के साथ रंगे हाथों पकड़े जाने के बाद भी वो जेल में नहीं है और बाहर आज़ादी के साथ घूम रहे हैं। बीआरएस लीडर डॉक्टर श्रावण ने कहा कि रेवंत रेड्डी को हर तरह की आज़ादी है इसीलिए उनके खिलाफ अराजी मामले करने और ब्लैकमेल के इल्ज़ाम आयद करने के बाद भी वो जेल में नहीं है। यहाँ तक कि तेलंगाना के लिए अपनी जान की बाजी लगाने के लिए तैयार रहने वाले चंद्रशेखर राव और उनके अरकान खानदानी नहीं बल्कि चीफ मिनिस्टर के पोते हिमांशु के खिलाफ भी गलत बयानी करने के बावजूद रेवंत रेड्डी जेल में नहीं है इसलिए कि तेलंगाना में आज़ादी है। दिल्ली में एआईसीसी सदर मल्लिकार्जुन खड़गे, टीपीसीसी सदर रेवंत रेड्डी, सीएलपी लीडर भट्टी विक्रमार्का, अराकीन पार्लियामेंट कोमल रेड्डी, वेंकट रेड्डी, उत्तम कुमार रेड्डी और दीगर की मौजूदगी में आज कई कायदीन ने कांग्रेस पार्टी में शमूलियत अख्तियार की। उनमें कोमल रेड्डी, राजगोपाल रेड्डी, मोत्कुपल्ली नरसिम्हलू, नीति विद्यासागर, ए रविंद्र रेड्डी, कोपला वाई दिलीप कुमार, अकुला ललिता, नीलम माधव मुदिराज और दीगर शामिल थे। बादशाह मीडिया से बात करते हुए राजगोपाल रेड्डी ने दावा किया कि कांग्रेस तेलंगाना में 80 सीटों पर कामयाबी हासिल करते हुए इख्तियार में लौटेगी। उन्होंने बताया कि उनका बीजेपी से कांग्रेस में दोबारा शमूलियत का मकसद बीआरएस और केसीआर की बदउनवान हुकूमत का खात्मा करना है। तेलंगाना असेंबली इंतखाबात के लिए कांग्रेस पार्टी ने अपनी दूसरी फहरिस्त जारी कर दी है।
45 उम्मीदवारों में एक मुसलमान मोहम्मद अजहरुद्दीन को हैदराबाद के जुबली हिल्स असेंबली हल्के से उम्मीदवार बनाया गया है। दीगर अहम उम्मीदवारों में अंबरपेट से डॉक्टर सी रोहिन रेड्डी, खैरताबाद से पी विजया रेड्डी जो कि अंडहानी कायद पी जनार्दन रेड्डी की दुख्तर हैं और फिलहाल ये कॉर्पोरेटर भी हैं। सिकंदराबाद कंटोनमेंट से मशहूर सिंगर जिनका हाल ही में इंतकाल हुआ गदर की बेटी जीवी वेनेला को उम्मीदवार बनाया गया है। एलबी नगर से साबिक एमपी मधु याश की उम्मीदवार हैं। महेशवरम से केएलआर की लक्ष्मा रेड्डी उम्मीदवार हैं। येल्ला रेड्डी से के मदन मोहन राव, हुसनाबाद से पूनम प्रभाकर, इब्राहिमपट्टनम से माल रेड्डी रंगारेड्डी, वनापर्ति से जी चिन्ना रेड्डी, मुनुगुडु से कोमट रेड्डी राजगोपाल रेड्डी जो आज ही कांग्रेस पार्टी में दोबारा शामिल हुए हैं। खम्मम से तुम्मला नागेश्वर राव और पालेरू से पोंगलेटी श्रीनिवास रेड्डी को उम्मीदवार बनाया गया है। भारतीय जनता पार्टी की सेंट्रल इलेक्शन कमेटी ने तेलंगाना असेंबली के 30 नवंबर को मुनक्किद होने वाले असेंबली इंतखाबात के लिए अपनी दूसरी फेरिस्त में सिर्फ एक उम्मीदवार का ऐलान किया। बीजेपी के कौमी जनरल सेक्रेटरी और हेडक्वार्टर्स के इंचार्ज अरुण सिंह ने जुमे को जारी करदा प्रेस नोट के जरिए बताया कि पार्टी के कौमी सदर जगत प्रकाश नड्डा की क़यादत में बीजेपी की सेंट्रल इलेक्शन कमेटी ने आंध्र प्रदेश के तेलंगाना के मिथुन कुमार रेड्डी के नाम का ऐलान किया जो हल्का असेंबली महबूब नगर से मुकाबला करेंगे। बीजेपी ने कबल अजीम 22 अक्टूबर को 52 उम्मीदवारों पर मुश्तमिल फेरिस्त जारी की थी। जाफरानी जमात ने 119 दस्तियाब नशिस्तों के मिन जुमला अब तक 53 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया है। बीजेपी के रुकने पार्लियामेंट धर्मपुरी अरविंद ने आज तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस के सदर रेवंत रेड्डी पर शदीद इल्जामात लगाए। उन्होंने कहा कि रेवंत रेड्डी ने अपनी ही पार्टी के टिकटों की तकसीम के लिए लोगों से रकम ली है और ये बात वो नहीं कह रहे हैं बल्कि खुद कांग्रेस कायदीन कह रहे हैं। उन्होंने कहा कि जिन्हें टिकट से महरूम किया जा रहा है उनसे ये कहते हुए दोबारा पैसे लिए जा रहे हैं कि उन्हें एमएलसी पोस्ट दिया जाएगा या कोई कॉर्पोरेशन में पोस्ट दिया जाएगा। ఇది రేవంత్ రెడ్డి హుషార్ కేసు. రేవంత్ రెడ్డి స్పంచిగా పైసలు సంపాదించుకుంటున్నాడు, స్పష్టంగా సంపాదించుకుంటున్నాడు. అది కాంగ్రెస్ వాళ్ళే చెప్తున్నారు, వాళ్ళు అవసరం లేదు, కాంగ్రెస్ వాళ్ళే చెప్తున్నారు. ఎవరికైనా టికెట్ రానివాడికి వచ్చి మొత్తంగానే నీకు ఎమ్మెల్సీ ఇస్తా డోంట్ వరీ, నీకు నామినేటెడ్ పదవి ఇస్తా డోంట్ వరీ. మాటకారి రేవంత్ రెడ్డి మాటకారి తెలంగాణ సమాజానికి తెలియదా, మనకు తెలియదా, ఎవరికి తెలియదు. గాడిదేట బూడిదిలా ముఖం పెట్టి పంటదట. గాడిది బూడిదిలా ముఖం పెట్టి వండి దాని కలలు పడతా ఉంటాయట. అందరూ వచ్చి దండలు చేస్తున్నట్టు, అందరూ వచ్చి రాజు లెక్క సన్మానాలు చేస్తున్నట్టు, మంత్రి పదవులు గాడిది ఇచ్చేస్తున్నట్టు, ఈ పదవులు ఆ పదవులు అందరు ఇచ్చేస్తున్నట్టు, ఓ జనాలు జయకారాలు కొడుతున్నట్టు. టక్కనే నిద్ర మేలుక రాగానే లేచి దులుపుకోగానే బూడంత పోగానే తెల్లరి మళ్ళీ మరో రోజు షూర్ అవుతుంది, మళ్ళా గడే గాడిది జాగ్రే ఉంటుంది. సో ఆ రకంగా రేవంత్ రెడ్డి కూడా కలలు కంటున్నాడు. ఇది రేవంత్ రెడ్డి హుషార్ కేసు. రేవంత్ రెడ్డి స్పంచిగా పైసలు సంపాదించుకుంటున్నాడు, స్పష్టంగా సంపాదించుకుంటున్నాడు. అది కాంగ్రెస్ వాళ్ళే చెప్తున్నారు, వాళ్ళు అవసరం లేదు. బూడిదిలా ముఖం పెట్టి పంటదట. గాడిది బూడిదిలా ముఖం పెట్టి వండి దాని కలలు పడతా ఉంటాయట. అందరూ వచ్చి దండలు చేస్తున్నట్టు. वैसे तेलंगाना पार्टी की सदर शर्मिला ने उनकी पार्टी को अलॉट किए गए इंतखाबी निशान बाइनोकुलर को लेने से इनकार कर दिया। इलेक्शन कमीशन की जानिब से निशान अलॉट करने पर शर्मिला ने नाराजगी जाहिर की। उन्होंने इलेक्शन कमीशन से दूसरा निशान अलॉट करने का मुतालबा किया। आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट के जज जस्टिस वेंकट जोमित्र माय प्रताप ने जुमे को स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन स्कैम में साबिक चीफ मिनिस्टर चंद्रबाबू नायडू की अबूरी दरखास्त जमानत पर समाज से खुद को अलहदा कर लिया। ये दरखास्त जब वोकेशन बेंच के पास समाज के लिए आई उस वक्त फाजिल जज ने ये कहते हुए खुद को अलहदा कर लिया कि ये मेरे रूबरू नहीं है। चीफ जस्टिस
देराज सिंह ठाकुर दरखास्त पर समाअत करने वाली बेंच का फैसला करेंगे। चंद्रबाबू नायडू के वकील ने जुमेरात को हाउस मोशन दरखास्त दाखिल करते हुए अदालत पर जोर दिया है कि दरखास्त से जमानत पर फौरी समाअत की जाए, क्योंकि उनके मौकिल की दाईं आंख की कैटरैक्ट सर्जरी करवानी है। साबिक चीफ मिनिस्टर आंध्र प्रदेश एन चंद्रबाबू नायडू ने विजयवाड़ा के एंटी करप्शन ब्यूरो की अदालत से शिकायत की है कि राजमंड्री सेंट्रल जेल में उनकी जिंदगी को खतरा है, जहां उन्हें स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन केस में अदालती तहवील में रखा गया है। एसीबी अदालत विजयवाड़ा के खुसूसी जज को रवाना करदा एक मकतूब में उन्होंने अदालत के इल्म में जेल में और उसके अतराफ रहनुमा चंद नाखुशगवार वाकयात लाए, जिसकी वजह से उनकी जिंदगी को खतरा लाक हो सकता है, हत्ता कि उन्हें Z+ अमरीकी सिक्योरिटी भी हासिल है। उन्होंने इल्जाम आयद किया कि मौजूदा हुकूमत और हुक्मरान जमात के कायदीन की हरकतों की वजह से उनकी सिक्योरिटी खतरे में पड़ गई है। उन्होंने जज से ख्वाहिश की कि जेल में उनके लिए नकायद से पाक सिक्योरिटी के इंतजाम किए जाएं और उन्हें Z+ अमरीकी सिक्योरिटी जेल में भी फराहम की जानी चाहिए। रियासत गुजरात से हैदराबाद मुंतकिल किए जाने वाले करीब 4.5 करोड़ रुपए के सोने के जेवरात पुलिस ने पकड़ लिए। तेलंगाना और कर्नाटका की सरहद पर जहीराबाद के करीब पुलिस की जानिब से कायम किए गए बैन रियासती चेक पोस्ट के पास इंतखाबी ज़ाब्ते अखलाक के निफाज के पेश नज़र गाड़ियों की तलाशी मुहिम जारी थी। जुमेरात की रात जहीराबाद के सिम जाने वाली एक स्कॉर्पियो गाड़ी को रोककर तलाशी ली गई तो उस गाड़ी में 4.5 करोड़ रुपए के सोने के जेवरात पाए गए। मुनासिब दस्तावेज पेश न करने पर पुलिस ने जेवरात को जब्त करते हुए मुकदमा दर्ज कर लिया और तहकीकात जारी है। आसिफ नगर पुलिस ने गैर मुकीम 2 हिंदुस्तानी भाइयों के कब्जे से ज़ायदा 1 करोड़ 78 लाख रुपए की नकद रकम जब्त कर ली। डीसीपी साउथ वेस्ट जोन बी बालास्वामी ने जुमे को बताया कि तेलंगाना असेंबली इंतखाबात के पेश नज़र जुमेरात को सुबह 7:30 बजे गुड़ी मलकापुर रोड पर वाक़ साई बाबा मंदिर के करीब गाड़ियों की तलाशी ली जा रही थी। एक इनोवा कार और एक ओमनी कार को रोका गया। उन दोनों कारों की तलाशी लेने पर 1 करोड़ 78 लाख 30 हज़ार रुपए की नकद रकम बरामद हुई। तहकीकात मुतल्लिका अफराद ने तहकीकात पर मुनासिब जवाब नहीं दिया, जिसके बाद आसनगर पुलिस ने यह रकम जब्त कर ली। डीसीपी ने मजीद बताया कि सऊदी अरब में रहने वाले गैर मुकीम हिंदुस्तानी भाइयों 43 साला मोहम्मद शाहनवाजुद्दीन और 40 साला मोहम्मद शहाबुद्दीन साकिनाने गुलशन कॉलोनी शेखपेट की कारों से रकम जब्त की गई, जिनके पास इतनी भारी रकम की मुंतकली के लिए मुनासिब दस्तावेजात नहीं थे। कौमी दारुल-हुकूमत दिल्ली में खौफनाक सड़क हादसा पेश आया। पुलिस ने बताया कि गुज़िश्ता हफ्ते दिल्ली के मशहूर कैनॉट प्लेस मार्केट में एक पुलिस कांस्टेबल गाड़ियों की तलाशी मुहिम के दौरान एक तेज रफ्तार गाड़ी की टक्कर से जख्मी हो गया। ये वाकया गुज़िश्ता मंगल की रात तकरीबन 1 बजे कैनॉट प्लेस के पास पेश आया। इलाके में सिक्योरिटी कैमरे के जरिए हासिल की गई एक वीडियो में देखा जा सकता है कि कांस्टेबल चेक पोस्ट पर गाड़ियों की तलाशी ले रहा था कि अचानक तेज रफ्तार कार ने उसे टक्कर दी, जिसके नतीजे में कांस्टेबल हवा में उछलकर नीचे गिर पड़ा और जख्मी हो गया। तेलंगाना के करीमनगर शहर में लॉरी में हवा भरने के दौरान टायर के फट पड़ने से एक नौजवान की मौत हो गई। तफसीलात के मुताबिक रियासत बिहार के वैशाली जिले के गाजीपुर से ताल्लुक रखने वाले मोहम्मद मंसूर अंसारी, जिनकी उम्र 32 बरस है, 4 साल कबल करीमनगर के अमर नगर आए थे। वो यहाँ पंक्चर की दुकान पर काम करते थे। जुमेरात को एक लॉरी के टायर का पंक्चर बनाने के बाद उसमें हवा भर रहे थे कि टायर में हवा ज़्यादा भर गई, जिससे वो अचानक फट गया। उसकी जद में आकर मंसूर शदीद जख्मी हो गए। मकामी लोगों ने उन्हें अस्पताल मुंतकिल किया, जहाँ डॉक्टरों ने उन्हें मुर्दा करार दिया। चीन के साबिक वज़ीर आज़म ली कैंग इंतकाल कर गए। उनकी उम्र 68 बरस की थी। उनका इंतकाल दिल का दौरा पड़ने से हुई। सदर शी जिनपिंग ने हाल ही में मुनक़िदा पार्टी मीटिंग में ली को वज़ीर आज़म के ओहदे से हटाने का फैसला किया था। क़यास आराइयां की जा रही थी कि ली कैंग चीन के मुस्तकबिल के सदर बनेंगे। मुल्की मीडिया ने दावा किया कि उन्हें जुमेरात को उस वक्त अचानक दिल का दौरा पड़ा जब वो शंघाई में आराम कर रहे थे। मीडिया ने इंकशाफ किया कि उनकी मौत आधी रात को हुई। उन्होंने ली जिनपिंग हुकूमत के 10 साला दौर में वज़ीर आज़म के तौर पर खिदमत अंजाम दी। नाज़रीन, इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए INN चैनल।